नमस्कार। हर दिन की तरह ये रही आज की मुख्य सुर्खियां सिर्फ आपके लिए। अगर आप जानना चाहें कि देश विदेश में क्या हुआ तो आप यहीं से दिन की खबरें रोज पा सकते हैं। तो आज बहुत चीजें हैं जिक्र करने की। सफूरा को बेल मिला है 74 दिन के बाद, आखिरकार उनको बेल मिला है। एप्पल ने WWDC एक वर्चुअल तरह से की है। बहुत सी घोषणाएं एप्पल की तरफ से की गई, पर सबकी निगाहें अभी भी कोरोना वायरस पर ही हैं और चीन पर ही हैं। और यही सवाल है कि चीन के साथ आगे क्या होने वाला है। अब लग रहा है कि कई जो बातचीतें हुई हैं आर्मी के बीच में और चीनी आर्मी के बीच में, तो लग रहा है कि कुछ अंदाजा हो रहा है, कुछ नजर में आ रहा है कि शायद कुछ डिसएंगेजमेंट हो, किसी तरह से जो वहां का टेम्परेचर उसको कम किया जाए और कम से कम यही कोशिश हो कि जो लड़ाई हमने देखी कुछ ही दिन पहले वो फिर से नहीं शुरू हो। पर इसका आखिरकार क्या अंजाम होना है वो अभी भी हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर गालवान घाटी को तो आप छोड़िए, जहां मान लीजिए डिसएंगेजमेंट हो भी जाए, पंगसंग सो में क्या होगा जहां काफी इलाका है, काफी बड़ा इलाका है फिंगर 4 और फिंगर 8 के बीच में, जहां जो भारत कहता है कि ये भारत की जमीन है और वहां लग रहा है कि किसी तरह से चीनी सैनिक अभी भी वहां शायद तैनात हैं। तो वहां क्या होगा और बाकी इलाके में क्या होगा ये अभी हमें देखना बाकी है। पर एक चीज तो साफ है कि इसका क्या असर आर्थिक मामलों पर पड़ेगा उस पर भी हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि आज सरकार ने कहा कि जो कंट्री ऑफ ओरिजिन है, यानी कि अगर सरकार कुछ सामान खरीद रही है तो सरकार जानना चाहेगी, अगर किसी ई प्लेटफॉर्म से खरीद रही है तो सरकार जानना चाहेगी कि आखिरकार ये कहां से आया। और शायद इसका निशाना चीन पर ही शायद हो सकता है कि सरकार चाहेगी कि या तो भारत की चीजें खरीदी जाएं, या अगर भारत से नहीं खरीदा जा रहा है तो फिर कम से कम पता तो चले कि ये कहां से ये सामान आ रहा है। चलिए दिखाते हैं आज की मुख्य सुर्खियां। भारत चीन सीमा पर चल रहे तनाव के बीच अच्छी खबर है। दोनों देश की सेनाएं विवाद की जगह से पीछे हटने पर सहमत हो गई हैं ताकि तनाव को कम किया जाए। 22 जून को LAC पर चीन के मोल्डो में हुई कोर कमांडरों की करीबन 12 घंटे चली मैराथन बैठक सकारात्मक रही और वार्ता के बाद लद्दाख की गलवान घाटी में एक आम सहमति बनने की खबर है। बैठक में विवादित भूमि से दोनों देशों की सेना की वापसी के तौर तरीके पर बातचीत हुई, जिसके बाद फैसला लिया गया कि पूर्वी लद्दाख के झड़प वाली जगह से दोनों सेनाएं पीछे हटेंगी। इसके अलावा पूर्वी लद्दाख में जिन जिन जगहों पर गतिरोध है वहां डिसएंगेजमेंट कैसे किया जाएगा, इसकी प्रक्रिया पर भी बैठक में बात हुई। सेना सूत्रों ने जानकारी दी है कि बातचीत बहुत ही सकारात्मक और बेहतर माहौल में हुई। बैठक में भारतीय पक्ष का नेतृत्व 14वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह ने किया, जबकि चीनी पक्ष का नेतृत्व तिब्बत मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के कमांडर कर रहे थे। सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने मंगलवार को गलवान घाटी में हुए संघर्ष के दौरान घायल हुए सैनिकों से लेह के अस्पताल में मुलाकात की। इस दौरान जनरल नरवणे ने सैनिकों से उनका हालचाल जाना और उस दिन की घटना के बारे में जानकारी ली। उन्होंने बहादुर जवानों की तारीफ की और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। 15-16 जून की रात चीनी सैनिकों से संघर्ष में घायल हुए जवानों का लेह के मिलिट्री अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस संघर्ष में भारत के कर्नल समेत 20 जवान शहीद हुए थे। आपको बता दें कि थल सेना अध्यक्ष 2 दिन के लद्दाख दौरे पर हैं और वो LAC पर बने ताजा हालातों की यहां मौजूद वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा कर रहे हैं। मंगलवार को भारत चीन रूस की वर्चुअल बैठक में विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहा कि विश्व नेतृत्व की आवाज सबके हित में उठनी चाहिए। साथ ही जयशंकर ने बहुपक्षीय और सबके हितों पर चलने वाली वैश्विक व्यवस्था पर जोर दिया। चीन पर अप्रत्यक्ष निशाना साधते हुए जयशंकर बोले कि विश्व के सामने मौजूदा चुनौती सिद्धांत और नियम नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के पालन में बराबरी की बात है। आपको बता दें कि 17 जून को भारत ने कहा था कि गलवान में जो हुआ वो चीन की पूर्व नियोजित साजिश थी। गलवान में हिंसक झड़प के बाद भारत चीन के विदेश मंत्री पहली बार वर्चुअल सम्मेलन के जरिए रूबरू हुए। वहीं बैठक के दौरान रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि भारत चीन खुद ही अपना मसला हल करने में सक्षम है। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है। सोनिया ने कहा कि आज देश एक भयानक आर्थिक संकट, भयंकर महामारी और चीन के साथ सीमाओं पर तनाव वाले संकट की चपेट में है। इस संकट के लिए बीजेपी के नेतृत्व वाली NDA सरकार का कुप्रबंधन और इसकी गलत नीतियां जिम्मेदार हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि PM नरेंद्र मोदी के आश्वासन के बाद भी कोरोना महामारी का प्रकोप
जारी है। केंद्र ने राज्य सरकारों के पाले में गेंद डाल दी है, लेकिन राज्यों की कोई आर्थिक मदद नहीं दी। लोगों को अपनी सुरक्षा अपने आप करने के लिए छोड़ दिया गया। कोरोना महामारी के दौरान इस तरह के मिसमैनेजमेंट को मोदी सरकार की सबसे बड़ी नाकामी के तौर पर याद किया जाएगा। सोनिया ने तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर भी मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि जब दुनिया में कच्चे तेल की कीमतें घटी हैं, तब सरकार लगातार 17वें दिन पेट्रोल डीजल कीमतों में बढ़ोतरी की है। भारत सरकार ने दिल्ली स्थित पाकिस्तान हाई कमीशन के स्टाफ को आधा करने का फैसला किया है। इतना ही नहीं, भारत खुद भी इस्लामाबाद में अपने स्टाफ को कम करेगा। भारत की तरफ से पाकिस्तान के दिल्ली में मौजूद डिप्टी हाई कमिश्नर को इस बारे में जानकारी दे दी गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत की तरफ से पाकिस्तानी अधिकारी को कहा गया है कि भारत उनके उच्चायोग में काम करने वाले कर्मचारियों की गतिविधियों को लेकर लगातार चिंता जताता रहा है और इनमें से कई जासूसी और आतंकी संगठनों के साथ गतिविधियों में लिप्त रहे हैं। भारत ने 31 मई को ही जासूसी के आरोप में पाकिस्तान हाई कमीशन के 2 अधिकारियों को रंगे हाथ पकड़ा था। इसके बाद इन दोनों को डिपोर्ट कर दिया गया था। देश में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या में रोजाना तकरीबन 15,000 की बढ़ोतरी हो रही है। मंगलवार सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में अब कुल कोरोना मरीजों की संख्या 4,40,000 को पार कर गई है। देश में 24 घंटे में 14,933 नए केस आए, जबकि 312 मरीज कोरोना की जिंदगी की जंग हार गए। मरीजों की संख्या के मामले में ये एक दिन में सबसे बड़ी उछाल है। देश में अब कोरोना से कुल मौतों की संख्या बढ़कर 14,011 हो गई है। वैसे देश में फिलहाल 1,78,000 एक्टिव केस हैं, जबकि 2,48,000 लोग कोरोना से मात देने में सफल रहे हैं। देश में कोरोना के मामले महाराष्ट्र 1,35,000 केसों के साथ पहले नंबर पर, तो दिल्ली 62,655 केसों के साथ दूसरे नंबर पर बना हुआ है। तमिलनाडु भी ज्यादा पीछे नहीं है। यहाँ कोरोना मरीजों की संख्या 62,087 हो गई है। बाबा रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद ने कोरोना वायरस के लिए आयुर्वेदिक दवा बनाने का दावा किया है। इस दवा का नाम दिव्य कोरोनिल टैबलेट रखा गया है। कंपनी का दावा है कि कोरोनिल का 280 मरीजों पर क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल किया गया है। खुद रामदेव के मुताबिक कोरोनिल दवा से 3 दिन के अंदर 69% मरीज रिकवर हो गए, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव हो गए। इसके अलावा 1 हफ्ते में तो 100% मरीज ठीक हो गए। योग गुरु ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसे लॉन्च किया, जिसमें पतंजलि के सीईओ आचार्य बालकृष्ण भी मौजूद थे। बालकृष्ण के मुताबिक ये दवा पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जयपुर ने मिलकर बनाई है। उन्होंने दावा किया है कि ये दवा कोरोना मरीजों को 5 से 14 दिनों में ठीक कर देगी। करीब 3 महीने बाद दिल्ली एम्स में ओपीडी सेवाएं 25 जून से फिर शुरू हो जाएंगी। कोरोना के कारण अस्पताल में रूटीन ओपीडी बंद कर दी गई थी। अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक पहले चरण में ऐसे मरीज जिनका इलाज जारी था, उन्हें डॉक्टरी परामर्श मिलेगा। इसके बाद जल्द ही अन्य लोगों के लिए भी सेवा शुरू कर दी जाएगी। अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक इस बारे में संस्थान की तरफ से विभिन्न विभागों को जल्द सर्कुलर भेज दिया जाएगा। हालांकि इस बीच एम्स की तरफ से टेली कंसल्टेशन की सुविधा उपलब्ध थी और इसके तहत करीब 61,000 लोगों को परामर्श दिया गया। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने एलजी के नए होम क्वारंटीन व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। खुद डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने इसे लेकर एलजी को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने कहा कि नई व्यवस्था में मरीज को कोरोना केयर सेंटर पर जाकर जांच करानी पड़ती है, जिससे एक तो ऐसे सेंटर्स पर भीड़ लगी है और संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ इस व्यवस्था के चलते एम्बुलेंस पर दबाव बढ़ गया है। उन्होंने एलजी से दिल्ली में पुरानी व्यवस्था ही फिर से लागू करने की अपील की है। उन्होंने बताया कि पहले कम लक्षण वाले मरीज होम आइसोलेशन में रहते थे और दिल्ली सरकार की टीम उनके घर जाकर जांच करती थी। इसके बाद जरूरत होने पर ही मरीज अस्पताल में भर्ती होता था, नहीं तो घर पर ही इलाज चलता था। अब जो नई व्यवस्था बनाई है एलजी साहब ने, वो हर एक कोरोना के मरीज को अब पहले क्वारंटीन सेंटर जाना ज़रूरी है, वहाँ उसकी जांच होगी और उसके बाद तय होगा कि वो आदमी अगर होम आइसोलेशन में रह सकता है तो फिर उसको वापस भेजा जाएगा कि जाके अपने घर रहो। अगर उसको क्वारंटीन सेंटर में रहना है तो फिर उसको क्वारंटीन सेंटर में रोका जाएगा। पुलिस प्रशासन भी उनको कहते हैं कि आपको क्वारंटीन सेंटर जाके जांच करानी पड़ेगी। तो इस व्यवस्था की वजह से एम्बुलेंस सिस्टम पे भी प्रेशर बढ़ रहा है और साथ साथ में लोगों के ऊपर भी बहुत प्रेशर बढ़ रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने जामिया मिलिया इस्लामिया की छात्रा सफूरा जरगर को शर्तों के साथ जमानत दे दी है।
सफूरा 4 महीने से ज्यादा की गर्भवती हैं और हाई कोर्ट ने उन्हें मानवीय और मेडिकल आधार पर जमानत दी है। कोर्ट ने सफूरा को 15 दिनों में कम से कम एक बार फोन के जरिए जांच अधिकारी के संपर्क में रहने का निर्देश दिया है। साथ ही कहा है कि वो किसी भी ऐसी गतिविधि में शामिल न हो जिससे जांच में बाधा आए। जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्य जरगर को सीएए से जुड़ी हिंसा के एक मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 10 अप्रैल को गिरफ्तार किया था और उन पर यूएपीए के तहत कार्रवाई की गई। वहीं केंद्र सरकार ने भी सफूरा की जमानत का मानवीय आधार पर विरोध नहीं किया। हालांकि इससे पहले दिल्ली पुलिस ने 22 जून को उनकी जमानत याचिका का विरोध किया था। निचली अदालत ने 4 जून को जरगर को जमानत देने से इनकार कर दिया था, जिस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। जरगर की रिहाई के लिए लगातार बहुत से लोग आवाज उठा रहे थे। हर साल होने वाली पवित्र हज यात्रा से जुड़ी अहम खबर सामने आई है। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर सऊदी अरब ने इस साल इंटरनेशनल हज यात्रा को रद्द कर दिया है। सऊदी ने ऐलान किया है कि इस साल हज यात्रा में केवल स्थानीय लोग और देश में रह रहे विदेशी लोगों को कुछ शर्तों के साथ भाग लेने की अनुमति होगी। सऊदी प्रशासन ने कहा कि इस साल हज को रद्द नहीं किया जाएगा, लेकिन कुछ प्रतिबंधों के साथ स्थानीय लोगों को ही सीमित संख्या में इसकी अनुमति दी जाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक हज यात्रा इस साल जुलाई के अंत में शुरू होगी। इससे पहले सऊदी अरब ने फरवरी महीने में मक्का में आने वाले उम्रा यात्रा पर भी रोक लगा दी थी। आम जनता को महंगाई से जरा भी राहत मिलने की उम्मीद नहीं दिख रही है। पिछले 17 दिनों में पेट्रोल जहां 8.5 रुपए प्रति लीटर महंगा हुआ है, वहीं डीजल की कीमत भी 10 रुपए प्रति लीटर बढ़ गई है। लगातार 17वें दिन पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी की गई है। पेट्रोल के दामों में आज 20 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई, जबकि डीजल के दामों में आज 55 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। नई कीमतें लागू होने के बाद दिल्ली में पेट्रोल के दाम 79 रुपए 76 पैसे प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल के दाम 79 रुपए 40 पैसे प्रति लीटर हो गए हैं। अब पेट्रोल और डीजल के दामों में बस कुछ ही पैसे का फर्क रह गया है। ये हाल तब है जब इंटरनेशनल मार्केट में पिछले 17 दिनों में से अधिकतर दिन क्रूड ऑयल की कीमतों में नरमी का ही रुख रहा, लेकिन घरेलू बाजार में इसकी कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। अमेरिकी कंपनी एप्पल ने वर्ल्ड वाइड डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस 2020 में अपने यूजर्स के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं। इस कार्यक्रम में कंपनी ने नए iOS 14, iPad OS 14, Watch OS 7, Mac OS और दूसरे उत्पादों को लोगों के बीच पेश किया है। एप्पल के नए iOS 14 की बात करें तो इससे कुछ कोर फीचर्स, अपडेट होम स्क्रीन और नए लुक के साथ पेश किया गया। नए iOS 14 में यूजर कैलेंडर और मैप जैसी अपडेट हो रही इन्फॉर्मेशन को विजिट के जरिए होम स्क्रीन पर प्रिंट कर सकते हैं। इसके अलावा iOS 14 में ऑफलाइन ट्रांसलेटर का भी ऑप्शन होगा, जिसे यूजर लाइव ऑडियो के जरिए कन्वर्जेशन को लाइव ट्रांसलेट कर सकते हैं, जो कि अभी सिर्फ 11 भाषाओं में उपलब्ध है। फिलहाल इसका डेवलपर बीटा जारी किया गया है। सितंबर में कंपनी सभी यूजर्स के लिए पब्लिक बीटा जारी कर सकती है। एप्पल WWDC 2020 इवेंट 26 जून तक चलेगा।